हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस का। क्या है ये? रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर आ गया है अब फॉर द कनकेव स्फेरिकल सरफेस, और इसकी वर्चुअल इमेज ही बनती है। ठीक है, तो अब हमारे पास केस है डेंसर टू रेयरर का, और कौन सा स्फेरिकल सरफेस आ गया है? कनकेव। ठीक है, तो देखो डेंसर टू रेयरर जानी है लाइट। ठीक है, तो यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर में होगा, तो हमें डेंसर पार्ट इस साइड बनाना पड़ेगा, और कनकेव इस साइड से देखेंगे तो कनकेव केव टाइप स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से, समझ रहे हो? इस साइड से देखने पे तो ये केव बन रहा है, तो कनकेव। ठीक है, और ये हो गया आपके पास ये पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर ये हमने मान ली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, और ये हो गया इसका पोल। और ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए यहाँ पर हमने रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक, तो ये डेंसर मीडियम है तो इसको μ2 लिखेंगे हम, ये हो गया डेंसर, और ये वाला है μ1, और ये है क्योंकि रेयरर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ज़रा, ये आपके पास रे ऑफ लाइट गई इस तरीके से। अब यहाँ रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन कैसी है? डेंसर टू रेयरर। और यहाँ अब नॉर्मल भी बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल के लिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो यहाँ से नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मल देखो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर इस तरीके से ये नॉर्मल बन गया हमारे पास, क्लियर है। अब देखो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे बनेगी? देखो खुद से देखो, ये रे लाइट ऐसे सीधी निकलती इस तरीके से, और यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल में इस वाली लाइन से इधर इधर बना सकते हैं हम। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल में अगर इधर बनाएंगे तो ये तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, तो अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाना है तो हमें इस तरीके से ये बनानी पड़ेगी। बताओ आया समझ में या नहीं? तो अब ये जो रे लाइट है ये यहाँ पर तो कहीं मीट नहीं करेगी कि इमेज बने, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बैक करना पड़ेगा। बैक कैसे होगी? अपीयर टू मीट में, तो ये डॉटेड लाइन जाएगी इस तरीके से, बताओ, और ये बन जाएगी आपके पास इमेज। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब यहाँ पर आपको देखना है इंसिडेंट एंगल, तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला कौन सा हो गया आपके पास? इंसिडेंट एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा बताओ ज़रा? रिफ्रैक्टेड एंगल कहाँ पर होगा इसमें? तो रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा आपके पास ये वाला, मतलब ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये बन गया आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ? और यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर हम ए कंसीडर कर रहे हैं तो इससे हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे और ये बन जाएगा ए एम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर कर्वेचर ये सब है, इनके एंगल आपको पता है। ऑब्जेक्ट का कौन सा होता है? अल्फ़ा, और आई के साथ कौन सा होता है? बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कौन सा होता है आपके पास? ये गामा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत इजी डायग्राम्स हैं ये। ठीक है, तो अगर डायग्राम बन गया है तो फिर तो सेम है डेरिवेशन आपके पास। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो लिखेंगे इसमें अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? μ2, और ये आ जाएगा आपके पास साइन आई इज़ इक्वल टू में इधर क्या है? μ1, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन आर। और ये आई और आर स्मॉल एंगल्स हैं, तो स्मॉल एंगल्स के लिए आपको कहानी पता है, पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया आपको। क्या होता है फॉर स्मॉल एंगल्स? साइन आई क्या हो जाएगा? आई, और साइन आर क्या हो जाएगा आपके पास? आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपके पास? μ2 साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं, और μ1 साइन आर की जगह सिर्फ आर लिख सकते हैं। ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आई और आर की वैल्यू निकालनी है। आई और आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो आई ये है, ठीक है, और ये वाली लाइन देखो, एक ये वाली पे और ये वाली पे, तो ये देखो कहाँ पर मीट कर रही हैं? बैक हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाली दो लाइनों वाला ट्रायंगल, क्योंकि थर्ड तो ये बेस वाली आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ओ ए सी। और आपने देखा होगा अभी तक जो दो ट्रायंगल है वो यही बन रहे हैं यहाँ पर जब आई और आर निकालते हैं, ओ ए सी और कौन सा? आई ए सी। तो पहले देख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ओ ए सी में, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज़ आई इक्वल टू, और अंदर वाले दो कौन से एंगल हैं हमारे पास? अल्फ़ा प्लस में गामा। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल आई ए सी ले लेंगे हम, और देखो आर के लिए ये सिर्फ यहाँ से भी पता चलता है आपको, देखो ये आर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन देखो पीछे हम मीट करें, ये डॉटेड जा रही है, तो ये वाला देख लो आपके सामने, ये आई ए सी। तो ये एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा? आर यहाँ से बीटा प्लस में गामा के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये थर्ड इक्वेशन आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करो, पुट कर दो सेकंड एंड थर्ड किस में? इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट में अगर पुट करेंगे हम यहाँ से μ2, और आई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ये अल्फ़ा प्लस में गामा इज इक्वल टू में μ1
μ1 और r की वैल्यू कितनी है बीटा प्लस में गामा। और मैंने आपको बताया हुआ है ये, जैसे यहाँ पर आपको पता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 में साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वजह से साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाता है, समझ रहे हो। और इसका मतलब साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा भी थीटा के इक्वल आता है, मतलब अगर हम लिखें इसको टेन आई इक्वल टू आई आ जाएगा और टेन आर इक्वल टू आर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आई है यहाँ पर देखो, तो ये टेन आई के इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको टेन आई के इक्वल भी होता है और ये टेन आर के इक्वल भी होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर ये आई है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये आई है तो हमें ये चीज़ पता है कि टेन आई अगर हम करेंगे, यहाँ पर देखो टेन आई किसके इक्वल है टेन आई के, और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास अल्फ़ा प्लस में गामा, और ये बाहर टेन ही है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं टेन अल्फ़ा प्लस में टेन गामा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखूँगा, और सिमिलरली आर के लिए भी लिख देंगे, टेन आर है तो टेन बीटा प्लस टेन गामा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ की है हमने। तो देखो μ2 और ये सब किस लिए, ताकि हम वैल्यूज़ को पुट कर सकें, क्योंकि टेंजेंट होगा हमारे पास तो हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी फर्स्ट डेरिवेशन देख लेना, मैं सिंगल एंगल से भी निकाल देता हूँ, एंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन सबसे ईजी है टेन वाला, ये तो टेन वाले से ही करना आप, ठीक। तो μ2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस में टेन गामा इज इक्वल टू में μ1, और ये बन जाएगा आपके पास टेन बीटा प्लस में टेन गामा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ देख लो ज़रा, μ2 टेन अल्फ़ा की वैल्यू देखो, अल्फ़ा ये है तो इस परपेंडिकुलर के साथ वाला ट्रायंगल देखना है आपने, ये OAM बनेगा। तो परपेंडिकुलर इज़ AM और बेस क्या है OM, तो ये बन गया AM अपॉन में OM प्लस में गामा, टेन गामा क्या बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा ये आपका AMC वाला, तो इसमें बन जाएगा परपेंडिकुलर AM और बेस क्या बन जाएगा MC। तो परपेंडिकुलर इज़ AM एंड बेस इज़ MC इज़ इक्वल टू में μ1, और टेन बीटा भी ऐसे ही निकाल लो, बीटा ये है तो ये बन जाएगा AMI वाला ट्रायंगल, और इसमें लगाओ ये परपेंडिकुलर AM बेसिस MI, तो AM अपॉन में MI प्लस में टेन गामा यही वाला लगा दो, ये जो टेन गामा था कितना आया था ये AM/MC। कितनी बात क्लियर है। और यहाँ से फिर वही स्टेप है, AM यहाँ से भी बाहर लो और AM यहाँ से भी बाहर लो, तो वो AM से AM कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कैंसिल कर दूँ, ये AM कैंसिल हो गए, याद रखना वो स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये μ2 अपॉन में OM आ गया, प्लस में यहाँ पर μ2 अपॉन में MC आ गया, और यहाँ पर μ1 अपॉन में MI, और ये आ जाएगा प्लस में μ1 अपॉन में MC। नाउ वी नो कि M इज़ वेरी क्लोज टू P, यहाँ पर देखो सारे डिस्टेंसेस P से होते हैं, और ये M बिल्कुल ही P के साथ ही लगा हुआ है, तो M इज़ वेरी क्लोज टू P, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये M वाले सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे P में। तो यहाँ लिख देते हैं वेयर M इज़ वेरी क्लोज टू P। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो इस इक्वेशन में हम अब चेंज कर देते हैं यहाँ पर इधर, ठीक है। क्या करेंगे, जहाँ पर M है उसको P से चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी नीचे μ2 अपॉन में OM था तो OP हो जाएगा, प्लस में μ2 MC था तो PC हो जाएगा, इक्वल टू में μ1 अपॉन में MI था तो PI हो जाएगा, और μ1 अपॉन में MC था तो ये PC हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब क्या करें इसमें बताओ, यहाँ से देखो OP क्या है, ये है आपके पास U, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का U, तो μ2 अपॉन में OP है तो माइनस का U, प्लस में μ2 और PC देखो ये वाला है दैट इज़ R, और ये प्लस का R बनेगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, तो ये प्लस का R हो गया यहाँ पर, इक्वल टू में μ1 और PI इज़ दिस दैट इज़ V डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये माइनस V बनेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये आ गया, और प्लस में μ1 और PC कितना है हमारे पास R, और ये किसका रहेगा आपके पास यहाँ पर प्लस का R, तो ये प्लस का R हो गया। बताओ जी समझ में आया या नहीं बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो μ2 अपॉन में माइनस का U, और ये V वाली इधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, ये μ1/V इज़ इक्वल टू में इधर क्या है आपके पास μ1/R, और ये μ2/R प्लस का इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का μ2/R। तो देखो यहाँ से आप कॉमन ले लो 1/R, और ये बन जाएगा आपके पास यहाँ μ1 माइनस में μ2, और इधर क्या है ये μ2/R
माइनस का यू, और यू है ये माइनस का यू, प्लस में μ1 बाई में v। तो ये है अब न्यू फॉर्मूला जो कि आपके पास यूज़ होगा डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। अब चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इमेज भी कैसी हो, लेकिन फॉर्मूला ये यूज़ होगा आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? फ़र्क क्या है जो रेयर टू डेंसर है? रेयर टू डेंसर में अगर आप देखोगे u के ऊपर क्या आ रहा है, वहाँ पर μ1 आ रहा है, और v के ऊपर μ2 आ रहा है, यहाँ उल्टा है। और वहाँ 1/r μ2 माइनस μ1 है। क्या होता है वहाँ पर 1/r μ2 माइनस μ1, और यहाँ क्या है μ1 माइनस μ2। क्लियर है इतनी बात? ये फ़र्क है, तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा इस रिज़ल्ट को। क्लियर है? और ये था हमारे पास डेंसर टू रेयर कनकेव के लिए। अब डेंसर टू रेयर कन्वेक्स का भी करेंगे, उसमें भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि डेंसर टू रेयर हैं उनके अलग रिजल्ट हैं, और रेयर टू डेंसर है उनका अलग है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? कितनी आसान डेरिवेशन है, कर लोगे इसको? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।